सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें से आपने दो टाइप पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which atom or ions of one compound replaces atom or ions of other compound and form a new compound। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं कि अगर किसी एक कंपाउंड के एटम्स या आयंस किसी दूसरे कंपाउंड के एटम्स या आयंस को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह सेटल होकर नया कंपाउंड बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का लिटरली मीनिंग क्या है कि किसी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना और उसकी जगह खुद सेटल हो जाना। इसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड के एटम या आयन दूसरे कंपाउंड के एटम या आयन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आपकी क्लास में होता है कि अगर आपके कोई टीचर एब्सेंट हैं तो उनकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट टीचर को भेजा जाता है जो आपकी क्लास लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही है कि अगर एक आयन या एटम हटता है तो उसकी जगह दूसरा एटम या आयन आ जाता है। तो इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको आप इस जनरल इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक जनरल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस को आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं या दो पार्ट्स हैं रिएक्टेंट के। एक पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बीसी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नया कंपाउंड बन रहा है वो एसी और बी जो है वो सेपरेट आउट हो गया। कैसे सेपरेट आउट हो गया कि ए एटम ने बी एटम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से, यानी उसको हटा दिया और खुद उसकी जगह पर सेटल हो गया। तो कंपाउंड बना एसी। और बी को क्योंकि उसने डिस्प्लेस कर दिया इसलिए बीसी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो जहां पहले ए सेपरेट था वहां अब क्या हुआ कि ए कंबाइंड हो गया और उसने बी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी बट ऑब्वियस है कि जो ज्यादा पावरफुल मेटल होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है, उसके कंपाउंड या उसके सॉल्यूशन में से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल कब होगा, व्हेन ए मेटल इज मोर रिएक्टिव देन बी मेटल। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि बी मेटल उसके सॉल्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव हो तो फिर ए जो है वो बी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर बी ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ए बी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसकी जगह से। तब उस कंडीशन में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो केवल रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब ए स्ट्रांग हो और बी वीक हो। अगर बी स्ट्रांग होगा, ए वीक होगा, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि स्ट्रांग और वीक मेटल या मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल से क्या मतलब है। तो यहाँ इसको समझने के लिए हम एक रिएक्टिविटी टेबल आपको दिखाएंगे और आप उसको समझेंगे। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी सीरीज दी हुई है मेटल्स की। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है और इसमें आप देख रहे होंगे कि एक डाउनवर्ड एरो लगा हुआ है, यानी एरो जो ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो आप देखते हैं कि यहाँ ऊपर लिखा है मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ लिखा है लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी यू मूव अपवर्ड टू डाउनवर्ड, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर डिक्रीज हो रही है ना क्योंकि, तो सोडियम उससे कम एक्टिव होगा, फिर कैल्शियम उससे कम एक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम उससे कम एक्टिव होगा। और इस तरह से एक्टिविटी या रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक पॉइंट वो आएगा जब रिएक्टिविटी लगभग खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सिल्वर और गोल्ड को क्या कह रहे हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें प्लेटिनम भी इंक्लूडेड होता है। तो प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल या लगभग नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं।
जो कि किसी और एटम्स के साथ, कम से कम गोल्ड और प्लेटिनम किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पर आते हैं, जबकि पोटेशियम और सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिविटी सीरीज हो गया। ठीक, तो इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऊपर है टेबल में तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर नीचे है तो वो कम रिएक्टिव होगा। तो फिर हम अपने उसी टेबल पर लौटते हैं वापस, कि जहां आपने पढ़ा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये आपकी इसको आप इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो हम एक